सेकुलरिज्म के मसले पर बिलुमूम और पाकिस्तानी माशरे में बिलखुसूस बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिन पर बात करनी ज़रूरी है। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो सेकुलरिज्म है इसके तारीख़ी और जोग्राफ़ियाई नुक़्ते नज़र के बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी शहजाद, बिल्कुल सेकुलरिज्म पर बात कर लेते हैं। सेकुलरिज्म एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। खुसूसन पाकिस्तान में तो खैर सेकुलरिज्म से मुराद ही एथिज़्म है। अब इसके ऊपर कई हवालों से गुफ्तगू हो सकती है, मगर देख लेते हैं पहले हम इसकी डेफिनेशन। पाकिस्तान में जो एथिज़्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको भी हम इमीडिएटली अगर ये कहें कि साहब ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो मजहबी जहन ने बकौल कैसे दी है या उनकी तरफ से आई है, और ऑनेस्टी उनकी तरफ से आनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, क्योंकि दियानतदारी का सारा ठेका उनका। मेरा ख्याल है ये बयान भी ठीक नहीं है। हमें देखना ही पड़ेगा कि आखिर इसको एथिज़्म से क्यों जोड़ा गया है। क्या वाकई इसके कुछ फिलोसफिकल रीजंस हैं? क्या इसके वाकई कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ कल्चर और कुछ पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं? क्या वजह है? हिस्ट्री में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मजहबी जहन जो है वो इनसिक्योर है और इसको एथिज़्म से जोड़ रहा है? तो इस पर भी मेरा ख्याल है कि एक बात होनी चाहिए। आगे कर लेंगे हम इस मौजू के ऊपर बात, मगर अभी हम इसको ज़रा क्लियर कट कर लेते हैं कि सेकुलरिज्म के मायने डेफिनेशन वाइज क्या है, यानी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है कि किसी भी स्टेट के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उससे रिलीजियस अफेयर्स को सेपरेट किया जाए। किसी भी स्टेट के जो सिविक अफेयर्स हैं, जो लोगों के मज़हब के मामलात हैं, उनके अपने बिलीफ सिस्टम हैं, उनके अपने अकायद हैं, उनके अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको हमें कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। वो आज़ाद हैं अपनी मजहबी मामलात के लिए। उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपने मंदिर, अपनी मस्जिद, अपने चर्च में जाकर अपनी इबादतें करने के लिए, और जिस भी बिलीफ सिस्टम पर वो हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं कि वो उसको फॉलो करें। तो ये एक डेफिनेशन है। इसका जो पस मंज़र है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पस मंज़र अगर हम तारीख़ के हवाले से जाएं तो चलिए एंशिएंट दौर में चलते हैं। क्या एंशिएंट दौर में मतलब ये कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा से पहले जो यूनान की रियासतें थी, क्या वो सेकुलर थी? क्या वो डेमोक्रेटिक थी? तो भाई डेमोक्रेटिक तो थी वो, मगर लिमिटेड डेमोक्रेटिक थी। यानी एक पेट्रियाटिकल सिस्टम हमें नज़र आता है। यानी हमें नज़र आता है साफ कि वहाँ पर औरतों को वोट देने का हक़ नहीं था, या वहाँ पर ग़ुलामों को वोट देने का हक़ नहीं था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि यूनान की रियासतें जो थी वो सोशल स्टेटस में डिवाइडेड थी, हर आदमी बराबर नहीं था। अच्छा, जहाँ तक ये बात कि क्या वो सेकुलर थी, तो भाई हमारे जो सुकरात थे उन्हें जहर का प्याला पीना पड़ा था, और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो यही था कि साहब वो खुदा के तसव्वुर पर बहस कर रहे हैं। उस ज़माने के जो भी बिलीफ सिस्टम्स थे सराउंडिंग में, उसके ऊपर उनके ऑब्जेक्शंस थे, या उन पर इल्ज़ाम था कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो जहर का प्याला जो सज़ा उनको मिली, उससे ज़ाहिर होता है कि वो फिर सेकुलर नहीं था मामला, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की गुफ्तगू की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, और आगे चलिए मिडिवल दौर में आते हैं। तो क्या मिडिवल दौर में, जिसको हम मुसलमानों का गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि उस ज़माने में उस गोल्डन एरा को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में मुसलमानों ने साइंसी तरक्की की थी। उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी जिस पर हम बात कर लेंगे कि मुसलमानों का गोल्डन एरा कौन सा था। वो दौर जिसमें नबी सल्लम या खुलफाए राशिदीन थे, या वो दौर जिसमें साइंस की तरक्की हुई थी या मुसलमान मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए थे। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिस पर हम कभी बात कर लेंगे, या अगर हमें मौका मिला तो इसी दौरान गुफ्तगू कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। क्या वो दौर सेकुलर था? मिडिवल दौर में मुसलमानों का, हम कह सकते हैं कि चूंकि डायरेक्टली हुकूमत थी, डायरेक्टली वहाँ पर एक रिलीजियस स्टेट्स थी पूरी के पूरे 1000 साल के अंदर, उस पूरे अरसे में मोनार्किज्म थी, तो सेकुलरिज्म नहीं थी। हाँ, फ्लेक्सिबल ज़रूर थे। खुसूसन अब्बासीद के दौर के अंदर हम देखते हैं कि मज़हब पर वैसी सख्त पाबंदियाँ नहीं थी। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम देखें, यानी यूरोप में आ जाए, तो वहाँ पर हमें इनडायरेक्टली कैथोलिक चर्च का कंट्रोल नज़र आता है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ उनका रवैया ज़्यादा सख्त था। तो कंपेरिजन हमको नज़र आता है कि दोनों तरफ जो है वो सेकुलरिज्म एक्चुअली सेकुलरिज्म नहीं था, मगर एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिडिवल दौर में मुसलमानों की तरफ हमें कुछ नज़र आती ज़रूर है, खुसूसन अब्बासीद के दौर में, कि उन्होंने अपने माइनॉरिटीज़ का थोड़ा ख्याल रखा था। इधर नहीं था, कैथोलिक चर्च में नहीं था। वही रिबॉन्स जो हमें बाद में नज़र आता है मॉडर्नाइजेशन की शक्ल में। यानी अब हम आ जाते हैं एज ऑफ इनलाइटनमेंट में। यानी अगर हम 15वीं सदी के बाद देखें, जो इंटेलेक्चुअल जो फिलोसफिकल चेंजेस आती हैं, यानी सिलसिला तो शुरू होता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन से। जो रेवोल्यूशनरी चेंज आती है, चाहे वो न्यूटन हो या कोपरनिकस हो या फिर गैलीलियो हो,
या फिर मार्टिन ल्यूथर की जो मूवमेंट पूरी नज़र आती है 1517 की, जिसके अंदर वो 95 थीसिस जो हैं वो अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, और वो उसके बाद सबसे अहम बात यानी 30 साल की एक जंग नज़र आती है जो 1618 से 1648 के दौरान हुई थी, जिसके अंदर जर्मन पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। यानी सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर इतने आदमी नहीं मरा था जितना आदमी, तकरीबन 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। और ये जंग जो है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के दरमियान हुई थी। अब कहते हैं कि ठीक है कि उसके बाद जो है प्रोटेस्टेंट जो है वो जीत गए थे, मगर असल में हुआ कुछ और। उस जंग के बाद से यानी 1648 के बाद से जो एक नई लहर फिलोसफिकल आई, यानी जिसके दौरान हमें फ्रांसिस बेकन नज़र आते हैं, रेने डेकार्ट नज़र आते हैं, जॉन लॉक नज़र आते हैं, थॉमस हॉब्स नज़र आते हैं, डेविड ह्यूम नज़र आते हैं, वॉल्टेयर नज़र आते हैं, कैंट नज़र आते हैं। ये वो फिलोसफर्स थे जिन्होंने मगरबी दुनिया में एक सेकुलर इन्वायरमेंट डेवलप कर दिया, खुसूसन जो ब्रिटिश फिलोसफर्स हैं, क्योंकि ब्रिटिश फिलोसफर्स हमें ये जो खुसूसन जो नुक्ता नज़र में थॉमस हॉब्स के पास नज़र आता है, जॉन लॉक के पास नज़र आता है, ये सेकुलरिज्म की तरफ हमें एक डायरेक्शन नज़र आती है। तो और फिर उसके बाद तो फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, तो पूरी की पूरी एक सेकुलर स्टेट डेवलप हो जाती है। कहाँ? यूरोप में। तो इस तरह से हमें यूरोप का हमें एक तारीखी और एक जोग्राफियाई पस मंज़र यूरोप का जोग्राफियाई हवाले से नज़र आता है। तो हम इधर आ जाएंगे अगर नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में भी एक पूरी की पूरी सेकुलर चेंज नज़र आता है। नॉर्थ अमेरिका में खुसूसन यानी जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है, अपनी उनकी स्टेट्स जो होती हैं वो ब्रिटिश जो कॉलोनी थी उससे निकल जाता है, और जब हम देखते हैं अमेरिकन खुसूसन जब अमेरिकन सेकंड और थर्ड प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो जरिए थॉमस जेफरसन की बात कर रहा हूँ मैं और जेम्स मेडिसन की, क्योंकि ये दो हजरात थे, यानी तीसरे और चौथे सदर, यानी ये वो दौर था जो 1801 से 1817 के दरमियान का है। ये 16 साल जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इन दोनों ने, थॉमस जेफरसन ने और जेम्स मेडिसन ने, सेकुलरिज्म को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोशिश की थी। तो यूं अमेरिका में हमको सेकुलरिज्म नजर आता है। अब ये अलग बात है कि असल प्रैक्टिस हमें 20वीं सदी में नजर आती है। इस पूरी 19वीं सदी में हमें वैसी सेकुलरिज्म नजर नहीं, वो सारी सिलसिले चलते जरूर हैं मगर वो बात नजर नहीं आती। तो अमेरिका में सेकुलरिज्म हमको बेसिकली उसकी बुनियादें 1801 से 1817 के दरमियान नजर आती हैं, मगर इंप्लीमेंटेशन हमें 20वीं सदी में नजर आती है, 1900 के बाद नजर आती है। अच्छा, इधर आइए आप बरतानिया में। बरतानिया में जिस स्कॉलर के सर के ऊपर हम सहरा बांधते हैं उनका नाम है जॉर्ज हॉलॉक। जॉर्ज हॉलॉक थे जिन्होंने 1851 में लफ्ज सेकुलर जो है वो बरतानिया को इंट्रोड्यूस करके दिया, उन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन दी। तो यूं हमें एक क्रिश्चियन पूरे का पूरी स्टेट्स के अंदर, यानी यूरोप में, यानी अमेरिका में, यानी बरतानिया में हमें सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट नजर आता है। अच्छा, इधर आइए अपनी दुनिया में इस तरफ की, तो सबसे पहला मुल्क जो है वो है तुर्की। तुर्की में कमाल अतातुर्क जो है वो सेकुलर स्टेट उसको डिक्लेयर करते हैं 1923 में और मॉडर्नाइज करते हैं तुर्की को। तो यूं सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस होता है तुर्की में, और उसके बाद फिर मिस्र और फिर हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म है वो हमें गांधी जी की बदौलत नजर आता है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं जिस पर हम बात कर लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से फिर बात पाकिस्तान की भी आती है। तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खुसूसन हम जब मिस्र की बात करेंगे या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे या फिर तुर्की की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म की क्या साख डेवलप हुई, और फिर यूरोप की भी। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका एक पस मंज़र मुझे समझ में आता है यहाँ पे। सर, पाकिस्तानी माशरे में सेकुलरिज्म के मसले को स्टेट ने सियासी मंजरनामे में पेश किया है, या सियासी मंजर की या सियासी मसले के साथ जोड़ के रख दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इससे स्टेट को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुए? हाँ शायद इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को जानबूझकर सियासी तनाज़ात की सुपुर्द क्यों किया गया, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, नुकसान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुँचा है, फ़ायदा किसी न किसी को तो पहुँचा ही होगा। चलें थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल मौजू है। पाकिस्तान देखिए टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना था। दर्जनों तकरीरें आपको मिल जाएंगी मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, जिसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कई एक हवालों से की। फॉर एग्जांपल 1938 का जलसा था, जिसमें वो इस बात का दिफा कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो मज़हब को सियासत में शामिल कर रहे हैं। फिर उन्होंने साथ में कहा कि लेकिन मुझे फ़ख्र है कि ये जो झंडा मुस्लिम लीग का है ये दरअसल इस्लाम का झंडा है, और इस बात पर उन्हें फ़ख्र है क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सिर्फ मज़हब नहीं है, बल्कि वो एक फ़िलासफ़ी है, बल्कि वो एक सियासत है और क़ानून है।
फिर आपके यहाँ यानी फ्रंटियर मुस्लिम स्टूडेंट्स से मुखातिब होकर उन्होंने 1945 में ये बात कही थी कि पाकिस्तान महज फ्रीडम और महज इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक मुस्लिम आइडियोलॉजी है। इसी तरह जब वो कराची आए 1948 में, तो वहाँ भारत एसोसिएशन से मुखातिब होकर उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शरिया लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स आज भी उतने एप्लीकेबल हैं जितने 1300 साल पहले थे। मगर फिर 11 अगस्त की तकरीर, जिसका हम अक्सर हवाला देते हैं कि नहीं साहब, जिन्ना साहब जो वो सेकुलरिज्म चाहते थे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था तमाम माइनॉरिटी से मुखातिब होकर कि तुम यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, टू गो टू योर मॉस्क, टू गो टू योर एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो सिंपल सेपरेशन उन्होंने कर दी थी। फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोगों से जब मुखातिब हुए, ये 1948 फरवरी की बात है, तो उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान कोई थ्योक्रेटिक स्टेट, कोई मजहबी रियासत नहीं बनने वाली है। पाकिस्तान में कोई प्रीस्ट या पाकिस्तान में कोई डिवाइन मिशन नहीं है। हमारे मुल्क में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं और पारसी भी हैं, और वो सब के सब पाकिस्तानी हैं, और वो सब पाकिस्तान होने का प्रिविलेज या पाकिस्तान के राइट्स को एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान के अफेयर्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन पे करेंगे। तो इस तरह से आपको बैक वक्त शरिया लॉ भी नज़र आता है और इस्लामिक आइडियोलॉजी या फिर सेकुलर स्टेट होने का कॉन्सेप्ट भी नज़र आता है। क्यों? इसलिए कि जिना इस सारे कॉन्सेप्ट को इस्लाम की डिवाइन वैल्यू से जोड़ रहे थे और कहा कि साहब इस्लाम की डिवाइन वैल्यूज़ जो है वो सेकुलर है, इसलिए हमें इसको सेकुलर स्टेट बनाने की या मगरबी कॉन्सेप्ट जो सेकुलरिज्म का है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपल इज़ दैट। इसको इस तरह से हम ले सकते हैं अगर हम इस बात को डिफेंड करें। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है भाई कि क्या हिंदू मज़हब या क्रिश्चियनिटी जो है उनकी डिवाइन वैल्यू में कहीं शामिल ये बात कि साहब सेकुलरिज्म ना फॉलो किया जाए? क्या वो कह रहे हैं कि साहब दूसरे मज़हब के लोग जो हैं उनको जो है अपने प्रैक्टिसेस की इजाज़त नहीं है? डिवाइन वैल्यूज़ तो सबकी अच्छी है, सुपर ह्यूमन वैल्यूज़ तो सबकी अच्छी है। बात तो सारी ह्यूमन वैल्यूज़ की है, ह्यूमन सोसाइटी की है। इस ह्यूमन सोसाइटी में जब कैथोलिक चर्च करप्ट हुआ तो एक सेकुलर कॉन्सेप्ट दिया गया जो आम लोगों की सोसाइटी के लिए इसीलिए शामिल किया गया था। तो किसी भी मसला, अच्छा चलें थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम कुछ देख लेते हैं कि साहब पोस्ट कॉलोनियल दौर में जब मुसलमानों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त क्या हुआ था? जब गौरी थे, जब मुग़ल थे, तो हमने कहा था कि साहब इस्लाम जो है वो ख्याल रखता है अपनी माइनॉरिटीज़ का, हालांकि हिंदू मेजॉरिटी में थे और हमने उस ज़माने में कोई सेकुलर मतलब कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं था। लेकिन फिर जब हमने देखा कि साहब वो गांधी जी का हिंदुस्तान बन जाता है, जो कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट बन जाता है, तो हमें उससे ख़तरा होता है और हम पाकिस्तान एक स्टेट बना लेते हैं, मुसलमानों के लिए अलग स्टेट बना लेते हैं। अच्छा, 1947 से लेकर 1955 तक पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जो ही 55 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 56 में आइन बनता है, मार्शल आ जाता है। अब पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। यानी आप देखिए कि जो ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, और फिर बात आगे गई और 77 में तो बाज़ाब्ता शरिया लॉ ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। मतलब पाकिस्तान जो है वो एक जिया साहब का पाकिस्तान बन जाता है, जिसमें बिल्कुल इस्लामिक शरिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। अच्छा चलिए, आप कहेंगे कि हिंदुस्तान का कौन सा मसला मुश्किल? हिंदुस्तान का मसला भी आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हुआ। 66-67 साल के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और सडनली वही हिंदुस्तान जो गांधी जी का सेकुलर हिंदुस्तान था, वो विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व हिंदुस्तान बन जाता। हिंदुत्व हिंदुस्तान बन जाता। हिंदुस्तान वो सेकुलर नहीं रहता जैसा कि गांधी जी का हिंदुस्तान था। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान 77 में मुस्लिम शेरवानी, स्कार्फ और दाढ़ी में बदल जाता है, और हिंदुस्तान 2014 में हिंदू धोती और तिलक में बदल जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रॉब्लम रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर है कि वो कभी सेकुलर हो ही नहीं सकती? ये सब कहने की बातें, ये सब डिवाइन बातें, या फिर ये करप्ट स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जैसा कि कैथोलिक करप्शन थी और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए सेकुलर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन लॉस के जरिए से जिंदगियां नहीं गुजारी जाती हैं सोसाइटी के अंदर।
क्योंकि जो डोमिनेटिंग पावर्स होती हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनको टूल्स मिल जाते हैं जब कभी भी आप किसी स्टेट के अंदर उसको प्रैक्टिकली सेकुलर नहीं रखते, क्योंकि उनको हर वो चीज़ मिलती है। पाकिस्तान में देखिए क्या क्या मिल जाता है। पाकिस्तान में सारी बरकतें मौजूद थी। पाकिस्तान में 17 से ज़्यादा ज़बानें मौजूद थी, यानी लिंग्विस्टिक इश्यूज मौजूद थे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते थे। लिसानी प्रॉब्लम्स मौजूद, लिसानी के साथ साथ आपको सेक्टरिज्म मिल जाता है, प्रोविजनल से मसाइल मिल जाते हैं, यानी जो भी आपको गैर मसावयाना तकसीम है वो मिल जाती है, फ्यूडलिस्ट लॉज मिल जाते हैं, इलिटरेट पॉपुलेशन मिल जाती है, हर वो चीज़ मिल जाती है जिसके ज़रिए से नेशनल और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको यूटिलाइज करे और रिलीजन को एक्सप्लॉइट करे और अपने तौर पर यूज़ कर ले। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में ऐसे ऐसे तजुर्बात हुए जो दुनिया में कभी नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल शायद अगर आप एंशियंट दौर में चले जाएं तो एथेंस के अंदर आपको डेमोक्रेसी का ये तजुर्बा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में मिला, बेसिक डेमोक्रेसी का तजुर्बा। या आपको शायद ही दुनिया का कोई सैयारा होगा जहां पर आपको सिविलियन मार्शल लॉ नजर आएगा। ये पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सिविलियन मार्शल लॉ नजर आएगा कि एक सिविलियन आदमी ने मार्शल लॉ लगा दिया। या आपको मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ समझ में नहीं आएगा जिसमें वो सीईओ बन के बैठ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सिविलियन टर्मिनोलॉजी। अब ये हाल की बात है कि इमरान खान साहब जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं, पार्लियामेंट को रन कर लेते हैं वजीर आजम हाउस से बैठकर, या फिर कोई नैब बना लेते हैं और सेक्सुअल मसाइल के अंदर ट्रैप करते हैं उसको, उस आदमी को जो नैब चला रहा है, और उसके जरिए से अपने अपोनेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। अब 11 अगस्त की तकरीर को अगर आप सिर्फ रीज़न बना लें और उसके लिहाज से सोचें कि नहीं साहब, जिन्ना साहब ने एक सेकुलर स्टेट की बात की थी, तो क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जो टूल्स मैसर हुए उसको निगेटिवली यूटिलाइज नहीं किया गया? क्या वहाँ मौजूद अहमदी, शिया, हिंदू, क्रिश्चियंस के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं हुई? क्या तासीर साहब का कत्ल नहीं हुआ? क्या तासीर साहब की तदफीन में जो लोग शामिल हुए और जो उनको मारने वाले थे उसके जो जनाजे में लोग शामिल हुए, तो आपको एक इन जनरल अवाम का एक डाइवर्जन नज़र नहीं आया कि किस तरफ है? कितने लोग शामिल हुए थे उनके मारने वाले के? ये जो ब्लास्फेमी लॉ है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं हुआ। जो हुदूद ऑर्डिनेंस के लॉज हैं वो आपके उसमें शामिल नहीं हुए। ज़िया-उल हक साहब के दौर में जो कुछ भी फंडामेंटलिज्म आया वो क्यों आया? तो देखिए, प्रॉब्लम सारा का सारा ये है कि ये सिविल मिलिट्री या फिर ये जो फ्यूडल ब्यूरोक्रेसी है या रूलिंग पावर है उसको क्या चीज़ मैच कर रही है, उसके लिहाज से खारजा पॉलिसी डेवलप की जाती है। खारजा पॉलिसी अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट आपको रखनी है ताकि इश्यूज़ को आपको ज़िंदा रखना है, या फिर आपको कश्मीर के इश्यूज़ के लिहाज से बात करनी है, तो ये सारे वो टूल्स हैं जो यूटिलाइज़ किए जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। और वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल जो है वो रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है। और एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पर अगर आप सेकुलरिज्म को ऑन ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इस्टेब्लिश कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो कुछ लोगों को जो वहाँ रूल करना चाहते हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म को आप कोई आवाम के लिए गाली बना दीजिए, आप उसको एथिज्म से जोड़ दीजिए, उसको कुफ्र से जोड़ दीजिए और डोमिनेटिंग पावर्स को यूटिलाइज करें ताकि एक इस किस्म का एक माइंडसेट हमेशा तैयार रहे। और उनके टूल्स, यानी वही एंटोनियो ग्रैम्ची, आपको याद होगा, इस पर हमने बात भी की थी कभी, तो ये वो थ्योरी है। तो इसलिए इस सारे मसले को तनाज़ात के सुपुर्द किया गया है और इसको इंजॉय किया गया और यूटिलाइज किया गया। सर, आपका क्या ख्याल है कि सेकुलरिज्म से जो मजहबी मजहब है उसको क्या नुकसान पहुंच सकता है? अगर हम ये बात इस तरह कर ले कि सेकुलरिज्म से जो स्टेट का जो नैरेटिव है मजहब का, या कुछ लोगों ने मजहब का जो नैरेटिव आवाम के सामने पेश किया हुआ है, या अपनी बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं, इन लोगों को क्या नुकसान पेश आ सकते हैं? जी शहजाद, मजहबी स्टेट को तो खैर नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कि मजहबी स्टेट का अगर एज ए डोमिनेटिंग पावर है तो उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, जैसे कि कैथोलिक चर्च के दौरान हुआ था, उनके हाथ से कंट्रोल निकल गया था। लेकिन क्या मज़हब को नुकसान पहुंचेगा? तो मजहबी जहन जो है, चूँकि सेकुलरिज्म को एक अलग कॉन्सेप्ट या आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट की शक्ल में नहीं देख रहा है, वो इसको कलेक्टिव कॉन्सेप्ट की शक्ल में देख रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा एक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो निशात सानिया की तरफ से आ रहा है।
तो वो फिर हर चीज़ को उस लिहाज से देख रहे हैं, वो उसको इस्लामिक लेंस से देख रहे हैं, अगर आप इस्लाम की पर्टिकुलरली बात करें। क्योंकि क्रिश्चियनिटी और जुदाइज़्म ने उसको इस तरह से नहीं लिया, उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को, मज़हबी वैल्यूज़ को इसमें एंगेज नहीं होने दिया। क्योंकि वो खुद साइंस की तरक्की में शामिल थे, वो खुद इस पूरे मॉडर्न फिलॉसफिकल स्ट्रक्चर में शामिल थे। लेकिन मुसलमानों के साथ कुछ और गंभीर मसाइल होते चले गए, वो उसमें शामिल नहीं थे, तो वहाँ कई एक कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। वो समझते हैं कि इनका बराह रास्त टकराव है मज़हबी वैल्यूज़ से। अच्छा, उसमें इनकी जो अपनी एक रिज़र्वेशंस हैं, वो कई जगह पर नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेकुलरिज़्म के बजाय थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ मॉडर्नाइज़ेशन में या निशात सानिया कॉन्सेप्ट में, तो वो न्यूटन और गैलीलियो और अपने कोपरनिकस के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको साफ नज़र आता है कि मज़हबी कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर और आगे चले जाइए, रेने डेकार्ट को देखिए, तो रेने डेकार्ट ने स्केप्टिसिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया, जो मज़हबी कॉन्सेप्ट से ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ के जो प्योर मज़हबी ज़हन है, वो समझते हैं कि गज़ाली भी जो है वो एक तरह से स्केप्टिसिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्केप्टिसिज्म की वैसी बात नहीं कर रहे हैं, और ये कोई 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 कहीं से भी कोई कंपैरिजन डेवलप नहीं होता। या बिल्कुल इसी तरह से जब हम जॉन लॉक की बात करते हैं या जॉर्ज ब्रेकले की या डेविड ह्यूम की बात करते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट आता है, यानी फॉर एग्जांपल इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जब आता है, जब हम ये कहते हैं कि साहब स्टेट को जो है वो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या जो प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो इंडिविजुअल की नहीं, इंडिविजुअल की हो जाए। तो जब इंडिविजुअल के, जब आप प्रॉपर्टी का ऑनरशिप दे देंगे, प्रॉपर्टी का ऑनरशिप दे देंगे, या अपनी बॉडी की ऑनरशिप दे देंगे, इंडिविजुअल की ऑनरशिप दे देंगे, यानी नेचुरल राइट्स की बात करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह की मजहबी जो उसूल हैं उससे टकराएंगे जाकर। क्योंकि नेचुरल लॉज जो मजहबी हैं वो तो ये है कि भाई वो सब अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, वो आप उनकी लिबर्टी को डैमेज या लिबर्टी को सॉरी चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, साइंस जो है वो इम्पिरिस्टिक लॉस पर बिलीव करती है, साइंस नेचुरलिस्टिक एक्सपीरियंस पर बिलीव करती है, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर अगेन नेचुरल जो लॉज हैं वो तो खुदा के कंट्रोल में। जॉन लॉक और रोसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, वो बराह रास्त मजहबी कॉन्सेप्ट से कोलाइड करती है। ये सब चीज़ें हमको नज़र आती हैं। अच्छा, जब हम मज़हबी स्टेट के हिलने की बात करते हैं, तो फिर हम ज़ाहिर बात है ये देखते हैं कि सब ये सिलसिला जो किस तरह से पहुँचा, किस तरह से जब नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं जब यहाँ आए थे, अपने मिस्र आए थे, तो वो साथ में प्रिंटिंग प्रेस मशीन लेकर आए थे। वो कहते हैं कि 67, 65, 67 जो हैं वो साइंसदान और इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसफर्स लेकर आए थे, ताकि मगरबी फ़िक्र को मशरिक़ में मुतारुफ़ कर सकें। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो पैरानोया है, ये वहाँ से आया है कि वो मगरबी फ़िक्र इस तरह से आई थी ताकि मशरिक़ को कंट्रोल किया जा सके। मशरिक़ को मगरबी जो फ़िक्र है उससे उसे इंट्रोड्यूस किया जा सके, या बकौल कैसे अंदरून खाना आप ये कह सकते हैं कि खुदा की हाकमियत से निकाल कर फ़र्द की हाकमियत में दे दें। तो ये तजुर्बा मगरिब में हुआ था। अब इसको आप इस तरह से अगर सोचेंगे, तो फिर यकीनन वो कोलाइड आता है, और उसकी वजह से वो रिजर्वेशन और वो एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। अदरवाइज़ तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको बिल्कुल प्योरली लॉजिकली सोचें, तो कहीं से भी सेकुलरिज़्म जो है वो मज़हबी कॉन्सेप्ट को नुकसान नहीं पहुँचाता। चौथा सवाल ये है कि जो उमूमी मसले या उमूमी बातें सेकुलरिज्म के साथ जोड़ दी जाती है, क्या ऐसी है जैसे क्या सेकुलरिज्म आने से हम मगरब ज़दा हो जाएंगे, हमारी अखलाक में बिगाड़ आ जाएगा, या हमारी नई नस्ल जो है वो बागी हो जाएगी, या पाकिस्तान जो है वो लादीनियत की तरफ बढ़ जाएगा? क्या आप समझते हैं ये सारे कुछ चीज़ें सेकुलरिज्म के साथ लोगों ने जोड़ के रखी हुई हैं, क्या ये ऐसी ही है या ये एक मफरूज़ा है? नहीं शहज़ाद, इसका ताल्लुक़ सेकुलरिज़्म से हरगिज़ नहीं है। ज़ाहिर बात है कि मगरिब ज़दा एक बहुत ही स्लैंग वर्ड है, जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर मज़हबी ज़हनों ने इंट्रोड्यूस किया है, आम लोग बाग जो अवाम होती हैं उनको मुतासिर करने के लिए। मगरिब ज़दा से मुराद फ़हाशी है, और ज़ाहिर बात है अखलाक़ी क़दरें तबाह हो जाएँगी अगर सेकुलरिज़्म यहाँ आ गया तो। इस किस्म की बातें की जाती हैं। ये एक जनरल पैरानोया है जो जो ऑलरेडी अंडरलाइंग है, और फिर पॉलिटिकल रीज़न्स हैं कि इस किस्म की बातें की जाएँ ताकि एक मिसकंसेप्शन डेवलप किया जाए।
सेकुलरिज्म का बराह रास्त ताल्लुक इससे कहाँ है? हम कनाडा, अमेरिका और यूरोप में बैठे हैं और हम जानते हैं कि हमारी अखलाकी क़दरें हमारे अपने जो इंडिविजुअल जो हमारे अपने एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। इसका ताल्लुक स्टेट से नहीं होता है, इसका ताल्लुक स्टेट ऑफ माइंड से होता है, स्टेट ऑफ योर ओन वैल्यूज़ से होता है। इसका ताल्लुक सेकुलरिज्म तो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका तो मतलब ये है कि आप दूसरे मज़हब के लोगों को उनकी राइट्स दें और उनको प्रैक्टिस करने दें जो कर रहे हैं। वो जाने और उनके खुदा का मामला जाने, वो जाने और उनके भगवान का मामला जाने। आप अपना काम करें, उन्हें उनका काम करने दें। उनके मज़हब में आप कुछ बोलें नहीं, आपके मज़हब में वो कुछ ना बोलें। दैट्स व्हाट इट इज़। इसका ताल्लुक कहाँ से मग़रिब ज़दा होने से और अखलाकी क़दरों से और यू नो इन सब चीज़ों से। क्या हमारी नस्ल बाग़ी हो जाएगी? भई इसमें बगावत की क्या बात है? और अगर बगावत आ रही है तो ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंट बगावत है जो आनी चाहिए। हाँ, इसका ताल्लुक क्या मॉडर्नाइज़ेशन से? तो भई फिर आपको हिस्ट्री में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था तुर्की 16वीं-17वीं सदी तक तुर्की एक ताकतवर मुल्क था, हैं? लेकिन बाद में क्या हुआ? जब उनकी ऑस्ट्रिया से और जब उनको फ्रांस से शिकस्त हुई और सॉरी रशिया से और ऑस्ट्रिया से उनकी शिकस्त हुई और जब उनके समझ में आया कि उनको मॉडर्नाइज़ होना पड़ेगा और जब उन्होंने मॉडर्नाइज़ होने की कोशिश की, 18वीं सदी की बात है, वो आपको याद होगा सलीम द थर्ड मेरा ख़्याल है वो थे उस ज़माने में, लेकिन उनको मार दिया गया था। यानी इंटरनल जो भी उनके मसाइल चल रहे थे और उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आए और उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। यानी उन्होंने मिस्र को सिविलाइज़ करने की कोशिश की थी, 1798 का ये वाक़या है और उनका इरादा था कि वो हिंदुस्तान तक जाएँगे, टीपू सुल्तान की मदद करेंगे, लेकिन असल मसला तो पीछे था कि वो सुएज़ कैनाल को कंट्रोल करना चाहते थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन के साथ मिलकर उस वक़्त नेपोलियन को शिकस्त दी थी, यू नो। ये सारे मसाइल हुए थे, मगर कभी हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि ऑटोमन एम्पायर टूटी क्यों? ऑटोमन एम्पायर इसलिए टूटी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर प्रॉपर्ली मॉडर्नाइज़ नहीं हुई थी, वहाँ पर इलिटरेसी लेवल बहुत हाई था। वहाँ पर जदीद जो एक फ़िक्र थी, उसकी फुक़दान की वजह से ओवरऑल पूरी की पूरी स्टेट जो है डिमोलिश हो चुकी थी। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सामने। तो जब तक हम फ़िक्र को मग़रबी और मशरक़ी में तक़सीम करेंगे, जब तक हम फ़िलॉसफ़ी को देखें, उस वक़्त भी यही हुआ था कि हमने मज़हबी फ़िक्र के ख़ातिर जो रोमन जो कॉन्सेप्ट्स थे, उसको हमने ज्योग्राफ़िकल हुदूद में धकेल दिया था। जब हम फ़िक्र को जो हुदूद में धकेल देंगे, ज्योग्राफ़िकली हुदूद में धकेल देंगे, हम उसको लिमिटेड कर देंगे, वॉल ऑफ कर देंगे कि ये वेस्टर्न फ़िक्र है, ये ईस्टर्न फ़िक्र है, ये फ़िलॉसफ़ी मग़रिबी ज़हन से आई है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब तक हम दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। आज का जो सेशन का इसका आखिरी सवाल यानी मेरे 5 सवालात डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ ये प्रोग्राम के ये 5 और आखिरी सवाल सारे सवालात ऐसी ही थे जो बिल्कुल ही उमूमी और आम जहन में लोगों में पाए जाते हैं। तो इसी तरह ये आखिरी सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान में सेकुलरिज़म आ सकता है, या पाकिस्तान में जो लोग सेकुलरिज़म के लिए मेहनत कर रहे हैं उनका ये ख्वाब पूरा हो सकता है, या ये एक किस्म के दीवानों का ख्वाब है? क्या पाकिस्तान कभी एक सेकुलर स्टेट बन सकेगा? क्या ये दीवाने का ख्वाब है? बड़ी मज़ेदार बात कर रहे हैं आप शहज़ाद। बात दरअसल ये है कि एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि फ़र्ज़ करें कि कल एक सियासी जमात हुकूमत में आती है, जिसको बड़ी वास्ट मेजॉरिटी में लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है और उसका मैनिफेस्टो जो है वो ये है कि सब सेकुलरिज़म आ जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? आपको पता है ये सवाल बाज़ाब्ता पूछा गया है, मियाँ साक़िब निसार जो जस्टिस हैं थे, उनसे पूछा गया था। तो उनका जवाब था नहीं, विदाउट रेफरेंडम इज़ नॉट पॉसिबल। तो चीज़ें मुमकिन ज़रूर हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उसी लिहाज से लेके चलें। देखिए, सेकुलरिज़म का जो मामला है वो उसकी बुनियाद तजुर्बे पर है। अच्छा, अब ये जो तजुर्बा है ये हर एक स्टेट का अलग होता है। हर एक स्टेट की जोग्राफिया, उसकी सकाफ़त, उसकी जो इक़्तिसादियात है, उसकी जो पूरी जो पॉलिटिकल शेप है वो मुख्तलिफ है। यानी आप एक स्टेट के तजुर्बे को दूसरे स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। सेकुलर
इज़्म का जो सेकुलरिज्म का जो तजुर्बा है, मसलन फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर का जो तजुर्बा था, या बरतानिया का जो तजुर्बा था, या हिंदुस्तान में जो तजुर्बा हुआ, या मिस्र में अगर कोई किसी हद तक तजुर्बा हुआ, जो भी तजुर्बात हैं उसको आप एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करें, है ना, उसको उसको बहरहाल करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस बात को जहन में हमें रखना पड़ेगा कि क्या ईसाइयत की जो अखलाकी कदरें हैं वो उनके सेकुलर तजुर्बे से मुतासिर हुई? ठीक है साहब, फिर आप इस तरह से एक बात कर सकते हैं कि मज़हब इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये बात हम करते हैं ना। और मज़हब इस्लाम के अंदर दोनों खदरे शामिल हैं, यानी उसमें सेकुलर भी हैं और उसमें रूहानी खदरे भी शामिल हैं, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जो कि हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, मज़हब इस्लाम को जो है वो इंसानों के जो मादी वजूद है उसकी भी परवाह है, उसकी भी फिक्र है। तो ऐसे तमाम मामलात के लिए एक मुकम्मल पुरइंसाफ किस्म का इंसानी माशरा हमें दरकार है। जाहिर बात है ये एक बड़े अखलाकी मकासद हो गए इसके, ये बहुत काबिल एहतराम बात हो गई है। और मज़हब इस्लाम ये कर सकता है। हम सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म ही क्यों टाइटल दें, हम इसे इस्लामी भाईचारा कह देते हैं कि भाई हम इस्लामी भाईचारा चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के बगैर ही इंसानी भाईचारगी को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज। तो भाई देखिए, जब सऊदी अरब में तब्दीली आ सकती है, हैं, जब अपने क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर बदल सकती है 1000 साल के बाद, 700 साल के बाद, चलिए, ऑटोमन एम्पायर कमाल पाशा ने तब्दील की ना। मिस्र में एक इनकलाबी तब्दीली आप देख लेते हैं, ईरान में एजिटेशन आ जाती है, तो भाई पाकिस्तान में भी हो सकता है। चीज़ों को आप वैसी की वैसी फिक्स वैल्यूज़ की शक्ल में क्यों ले रहे हैं? तो मतलब दीवाने का अगर ये ख्वाब है तो पूरा हो भी सकता है। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये तमाम सवालात वो सवालात थे जो आवाम में एक तरह से फैलाई गई है या आवाम के जहन में ये सवालात डाल दी गई है, और ये सवालात भी इसी तरह के जो लोडेड क्वेश्चन फेलिसी की तरह है, कि मतलब उसका जवाब भी एक तरह से इसमें फिट कर दिया गया है कि अगर ये इस तरह हो जाएगा तो ये बात तो फिर वादे है। बहुत शुक्रिया, आपने इस पर बड़ी तफसीली बात की। और हमारे वो दोस्त हजरात जो किसी भी मसले पर कोई भी सवाल करना चाहता है वो अपना सवाल हमें भेज सकता है। हम अगले प्रोग्राम में इसी तरह मेरे 5 सवाल डॉक्टर मदन इकबाल के साथ प्रोग्राम में इनसे पूछेंगे।